कभी सोचा है कि एक ही मटेरियल, स्टील, कैसे एक मामूली सी पेपर क्लिप से लेकर आसमान छूते पुलों तक सब कुछ बना सकता है? आज हम इसी अद्भुत मटेरियल के गुप्त नुस्खे को उजागर करेंगे, जो इसके एटम्स के बिल्कुल अंदर छिपा हुआ है। हाँ, मतलब सच में सोचने वाली बात है ना कि एक ही चीज में इतनी जबरदस्त रेंज कैसे हो सकती है। एक तरफ तो इतना नाजुक और लचीला और दूसरी तरफ इतना इतना ज्यादा मजबूत कि बड़े बड़े पुल खड़े हो जाएं। तो ये जो विरोधाभास है ना, इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि स्टील के बिल्कुल अपने बेसिक नेचर में ही छिपा है। और वो जवाब है इसका सीक्रेट रेसिपी। देखिए, असली जादू शुद्ध लोहे में नहीं है, बल्कि उन छोटी छोटी लेकिन बहुत पावरफुल चीज़ों में है जो हम उसमें मिलाते हैं। ये अलॉइंग एलिमेंट्स यानी मिश्र धातु तत्व स्टील के लिए मसालों की तरह हैं, जो इसे इसका एकदम अलग यूनिक कैरेक्टर देते हैं। ठीक है, तो अब जरा साइंस की गहराई में उतरते हैं। स्टील को समझने का राज असल में लोहे को समझना है। और पता है क्या, लोहे की एक डबल पर्सनालिटी है। दो बहुत अलग अलग चेहरे हैं जो वो टेम्परेचर के हिसाब से दिखाता है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। सोचिए कि लोहे के जो एटम्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं, ठीक है। अब जब लोहा एकदम गर्म होता है तो ये ब्लॉक्स एक बड़े खुले स्ट्रक्चर में सेट हो जाते हैं, जिसे कहते हैं ऑस्टेनाइट। ये स्ट्रक्चर बड़ा खुला खुला सा है, तो कार्बन जैसे दूसरे एटम्स इसमें आराम से आकर फिट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही लोहा ठंडा होने लगता है, कहानी बदल जाती है। वो एक तंग सिकड़े हुए स्ट्रक्चर में बदलना चाहता है, जिसे कहते हैं फेराइट। और ये फेराइट जो है वो कार्बन को बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसे बाहर धकेल देता है। तो गर्म से ठंडे में ये जो बदलाव हो रहा है ना, बस यही वो जादुई पल है जिसे वैज्ञानिक कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हम इस बदलाव को कंट्रोल कैसे करते हैं? यहीं पर हमारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यानी मिश्र धातु सीन में आते हैं। वो समझ लीजिए कि कठपुतली चलाने वालों की तरह हैं, जो पर्दे के पीछे से धागे खींच रहे हैं। या यूं कहें कि दो टीमें हैं जो लोहे के भविष्य के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं। तो मिलिए इन दो टीमों से। एक कोने में है टीम फेराइट। इसमें सिलिकॉन और टाइटेनियम जैसे प्लेयर्स हैं। इनका मकसद लोहे को उसके ठंडे, कार्बन को नापसंद करने वाले फेराइट रूप में ही रखना। और दूसरे कोने में है टीम ऑस्टेनाइट, जिसमें निकल और कार्बन जैसे स्टार प्लेयर्स हैं। ये लोग गर्म, कार्बन को पसंद करने वाले ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को हर हाल में बनाए रखना चाहते हैं। ये एक मॉलिक्यूलर लेवल पर रस्साकशी का खेल है। और इन टीमों का असर कोई मामूली खींचतान नहीं है, ये तो खेल के नियम ही बदल देते हैं। ये लोहे के बिहेवियर के पूरे मैप को ही दोबारा से लिख देते हैं। एक मैप जिसे साइंटिस्ट फेज डायग्राम कहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये इस मैप को कैसे बदलते हैं। जरा इसे देखिए। जब हम निकल जैसा एक पावरफुल टीम ऑस्टेनाइट का प्लेयर मिलाते हैं तो वो मैप को पूरी तरह से बदल देता है। वो फेराइट को गेम से लगभग बाहर ही कर देता है। ऑस्टेनाइट, जो आमतौर पर सिर्फ बहुत हाई टेम्परेचर पर ही रहता है, अब रूम टेम्परेचर पर भी बना रह सकता है। ये एक तरह से परमानेंट गर्म स्टेट बनाने जैसा है। और यही तो वो सीक्रेट है जिससे हमें हमारा जाना पहचाना स्टेनलेस स्टील मिलता है, जो जंग नहीं पकड़ता क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही परमानेंटली बदल दिया गया है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर हम टीम फेराइट के खिलाड़ी जैसे सिलिकॉन या क्रोमियम को डालते हैं तो वो बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। वो ऑस्टेनाइट के एरिया को सिकोड़कर एक छोटे से बुलबुले या लूप में बंद कर देते हैं। वो कहते हैं, भाई ऑस्टेनाइट, तुम बस इसी छोटी सी जगह में रह सकते हो। और इससे फेराइट गेम का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाता है। कार्बन और नाइट्रोजन ये थोड़े अलग हैं। तो ये टीम ऑस्टेनाइट के लिए ही खेलते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। वो ऑस्टेनाइट के एरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं, पर अगर उनकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो वो लोहे के साथ मिलकर कार्बाइड नाम के छोटे छोटे बहुत हार्ड पार्टिकल्स बना लेते हैं। तो उनका असर पावरफुल तो है, लेकिन उसकी एक लिमिट। और आखिर में बोरॉन जैसे तत्व हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल फेराइट सपोर्टर हैं। ये ऑस्टेनाइट के लिए लगभग कोई जगह ही नहीं छोड़ते। ये सब यही दिखाता है कि हर एक मिश्र धातु तत्व एक अलग टूल की तरह है, जो साइंटिस्ट को स्टील के बिहेवियर को ठीक वैसे ही शेप देने की आज़ादी देता है जैसा वो चाहते हैं। तो इन सारे बदलावों के पीछे का साइंस क्या है? असल में ये सब एनर्जी का खेल है। सोचिए कि हर स्ट्रक्चर की एक एनर्जी कॉस्ट होती है। कुछ मिश्र धातु तत्व ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में फिट होने के लिए कम एनर्जी लेते हैं, तो वो उस टीम को सपोर्ट करते हैं। दूसरे फेराइट स्ट्रक्चर में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं।
ये सब फिजिक्स के बेसिक नियमों पर चलता है। कुदरत हमेशा सबसे कम एनर्जी वाला रास्ता ही चुनती है। ठीक है, ये सब एटॉमिक लेवल पर सुनने में तो बड़ा दिलचस्प है, लेकिन इसका हमारे लिए क्या मतलब है? ये माइक्रोस्कोपिक इंजीनियरिंग असल दुनिया में कैसे काम आती है? चलिए अब इस एटॉमिक ड्रामा को उन प्रॉपर्टीज से जोड़ते हैं जिन्हें हम असल में देख और महसूस कर सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा फायदा ये है, मिश्र धातु तत्व समय को धीमा कर देते हैं। ये ग्राफ देखिए, नॉर्मल लोहा बहुत तेजी से ठंडा होकर अपने फाइनल स्ट्रक्चर में बदल जाता है, लेकिन ये मिश्र धातु तत्व इस प्रोसेस में देर कर देते हैं। वो साइंटिस्ट को एक तरह से समय खरीद कर देते हैं, और इस एक्स्ट्रा टाइम से वो स्टील को एकदम तेजी से ठंडा करके, जैसे उसे पानी में डालकर एक बिल्कुल अलग सुपर हार्ड स्ट्रक्चर में लॉक कर सकते हैं। तलवारों और औजारों को जो चीज इतनी मजबूत बनाती है वो यही है। और हम यहाँ सिर्फ छोटे मोटे एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम मॉलिब्डेनम जैसे पावरफुल तत्व मिलाते हैं तो हम स्टील की अंदरूनी दुनिया को मौलिक रूप से बदल देते हैं। हम सिर्फ लोहे में कुछ मिला नहीं रहे हैं, हम एक बिल्कुल नया मटेरियल बना रहे हैं जिसका अपना एक यूनिक आर्किटेक्चर है। मिसाल के तौर पर मॉलिब्डेनम को ही ले लीजिए। ये स्टील के अंदर छोटे छोटे मजबूत रेशों का एक पूरा नेटवर्क बना सकता है। सोचिए जैसे कंक्रीट में स्टील की सरिया मिला दी गई हों। ये माइक्रोस्कोपिक रेशे स्टील को अविश्वसनीय रूप से मजबूत और टफ बनाते हैं। ये नेचुरल नहीं है, ये नैनो लेवल पे की गई इंजीनियरिंग है। वेनेडियम के साथ तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। ये कार्बाइड पार्टिकल्स की ऐसी पतली ऑर्गेनाइज्ड चादरें बनाता है जो लगभग अदृश्य होती हैं। ये स्टील के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक सैंडविच बनाने जैसा है, जिसकी हर परत ताकत बढ़ाती है। हम यहाँ एटम लेवल की प्रिसिजन की बात कर रहे हैं, जो मटेरियल के अंदर ही बनाई गई है। और क्रोमियम के साथ हम देखते हैं कि ये हार्ड पार्टिकल्स क्रिस्टल की बाउंड्री पर सीढ़ियों की तरह उगते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स डांस है जो ठंडा होने की प्रक्रिया के दौरान एटम दर एटम होता है। ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये एक तरह की माइक्रोस्कोपिक कला है। तो कुल मिलाकर बात एक साधारण सीक्रेट रेसिपी से कहीं ज्यादा आगे की है। ये एटॉमिक लेवल पर एक आर्किटेक्ट होने जैसा है। सही तत्वों को चुनकर हम स्टील के अंदर इतनी जटिल और खूबसूरत संरचनाएं बना सकते हैं जो उसे जेट इंजन से लेकर सर्जिकल ब्लेड तक किसी भी काम के लिए एकदम सटीक गुण देती हैं। और ये हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के साथ छोड़ जाता है। हमने स्टील जैसे एक सदियों पुराने मटेरियल को एटॉमिक लेवल पर प्रोग्राम करना सीख लिया है। जरा सोचिए कि जब हम इस नॉलेज को बिल्कुल नए मटेरियल्स पर लागू करेंगे तो क्या-क्या संभावनाएं होंगी। अगर हम एटम्स को वैसे ही अरेंज कर सकते हैं जैसे हम कंप्यूटर कोड लिखते हैं, तो भविष्य के मटेरियल्स क्या कुछ नहीं कर पाएंगे? संभावनाएं सच में अनंत हैं।